अभी तक आपने पढ़ा था। मृत्युंजय आद्या को चाहने लगा था। ये बात रोहित को पता थी, लेकिन अभी मृत्युंजय अपने अहम के चलते इस बात को नहीं एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। मृत्युंजय और रोहित दोनों ही सारी बातें भूलकर कल के प्रोजेक्ट के लिए काम करने लगे थे। इस टाइम मृत्युंजय का ध्यान काम पे। आद्या अपने रूम में आकर अपने बेड पे मुंह लटका कर बैठी थी। उसे अभी भी वो सब याद आ रहा था जो दिलीप उसके साथ करने वाला था। वो उस चीज की सोचकर ही बहुत डर रही थी। पर अंदर ही अंदर एक चीज की खुशी हो रही थी कि आज उसे उसके पति ने सही टाइम पे आकर बचा लिया था। आज मृत्युंजय की वजह से ही वो जिंदा है, वरना वो तो मर ही जाती। और आज मृत्युंजय की वजह से ही उस फरेबी दिलीप का असली चेहरा उसके सामने आ सका था। आज आद्या को मृत्युंजय पे गुस्सा नहीं आ रहा था, बल्कि वो उसकी शुक्रगुजार थी कि उसकी वजह से आज वो दोनों झूठों से बचकर निकल सकी। आधा अभी सोच में गुम ही बैठी ही थी कि उसकी मम्मी उसके रूम में आई और आश्चर्य के साथ बोली, आद्या बेटा तुम कब आई यहाँ, और तुम यहाँ रूम में आकर अकेली क्यों बैठी हो? माँ की बात पे आद्या गहरी सांस लेकर बोली, माँ वो मैं। आद्या इतना ही बोल पाई कि आद्या के भैया गरजते हुए बोले, ये क्या बताएगी? मैं बताता हूँ माँ कि यह इस तरह क्यों बैठी है और क्यों आई और कब आई, सारी बातों के जवाब मैं देता हूँ। ये आई नहीं है माँ, इसको मृत्युंजय सर छोड़कर गए हैं। मृत्युंजय जी छोड़कर गए हैं, पर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? माँ ने परेशान होकर आद्या के भैया से पूछा। माँ के सवाल पे प्रतीक भैया बोले, ये तो आप इसी से पूछो। प्रतीक गुस्से में बोला। प्रतीक इतनी तेज आवाज में बोला कि उसकी आवाज सुनकर किचन में काम कर रही सोनम भाभी भी भाग कर आई और आद्या को देखकर वो भी आश्चर्य से देखने लगी। माँ प्रतीक और आद्या दोनों से बोली, मुझे कोई बताएगा अब कि आखिर हुआ क्या है? और प्रतीक तू इतना गुस्सा क्यों कर रहा है? तेरी बहन पे आखिर क्या हो गया है? माँ के सवाल सुनकर आद्या नजरें झुकाकर नीचे देखने लगी, किंतु प्रतीक अपने गुस्से को जब्त न कर सका। वो बोला, माँ पूरी बात तो मैंने भी नहीं सुनी, पर आधी बात सुनकर ही सब समझ में आ गया कि क्या हुआ है। मैं अभी सर की ऑफिस से आ रहा हूँ। मैं किसी काम से अपनी वाली ऑफिस की ब्रांच के कुछ कागज थे जिन पर सर के साइन करवाने थे, तो मैं सर की ऑफिस गया और मैं अंदर जाता उससे पहले मुझे मृत्युंजय और रोहित सर की बातें सुनाई दी। रोहित सर को मृत्युंजय सर बोल रहे थे कि आद्या शुरू से ही दिलीप के कांटेक्ट में थी और शादी के बाद भी उस कामिने से मिलना जुलना जारी था। और इतना ही नहीं माँ, इसने उस कामिने के कहने पे सर की ऑफिस की सीक्रेट डिटेल और सीक्रेट फाइल भी उसके सौंप दी थी, और वो कमीना सिर्फ और सिर्फ इसके साथ गेम खेल रहा था। और आज ये यहाँ हमारे सामने खड़ी है न ठीक ठाक, वो भी मृत्युंजय सर की वजह से। आज सर सही टाइम पे पहुंचकर इसको नहीं बचाते तो न तो इसकी इज्जत बचती और न ही सर की कंपनी। ये आज सब कुछ दांव पे लगा चुकी थी, पर सर ने टाइम पे जाकर सब बचा लिया। वो तो अच्छा हुआ मैं टाइम पे सर की बातें सुनाया, वरना सर तो हमको बताने से रहे। आज इसने बाबा का सिर शर्म से झुका दिया। मैं तो आगे की बातें सुन भी नहीं सकता था, इसलिए इतनी सी बात सुनकर ही वहां से दबे पांव लौट आया। माँ सर इसको यहाँ इसलिए छोड़कर गए हैं ताकि इसकी शकल से उनके घर वाले सच न जान जाए, इसलिए ये यहाँ है। प्रतीक ने अपनी बात पूरी भी नहीं की कि एक जोर के थप्पड़ की आवाज सुनाई पड़ी। सब लोग आवाज की ओर देखने लगे। देखा तो सामने बाबा खड़े थे। वो बहुत गुस्से में थे और ये थप्पड़ भी आद्या को बाबा ने ही मारा। रामकिशन जी गुस्से में बोले, तुझे यही संस्कार दिए हैं, हमने यही सिखाया है तेरी माँ ने और मैंने तुझे। तेरी शादी हो चुकी है और तू किसी पराये मर्द के साथ मिलजुल रही थी। तू अपने पति को तो धोखा दे ही रही थी, साथ ही हमें भी धोखा दे रही थी। तुझे शर्म नहीं ऐसा करते हुए? और कर भी किसके लिए रही थी तू? उस लालची और फरेबी लड़के के लिए जिसने। बाबा इतना कह के चुप हो गए। तब आद्या की माँ जानकी जी बोली, जिस दिलीप के साथ मिलकर तू मृत्युंजय को धोखा दे रही थी, पता भी है वो कैसा था और उसके माता पिता कैसे थे?
अरे सुका मना, ऊपर वाले का जो सही टाइम पे मृत्युंजय ने आकर तुझसे शादी कर ली, नहीं तो उस दिलीप के लिए तो हम अपना सब कुछ बेच ही चुके थे। और उसके बाद भी वो हमको तुझे सबको धोखे में रखे हुए था। अरे वो दिलीप कई लड़कियों के साथ रिश्ता तोड़ चुका था, कई लड़कियों से पैसे लेकर उनका पैसे से ऐश करके उनको धोखा देके नए नए रिश्ते बनाता था। और तुझसे पहले भी उसने 2 शादी और की 2 लड़कियों से, पर दोनों लड़कियां ही उसको छोड़ के चली गईं। और तुझसे शादी करके तुझे भी वो पैसे के लिए किसी और को देने वाला था। पर शुक्र है भगवान का जो इसकी शादी मृत्युंजय सर से हो गई। पर शायद तुमको तो अपने पति से ज्यादा गैरों पे भरोसा था, तभी तो शादी होने के बाद भी तूने हमारा सिर शर्म से नीचे झुकने में कोई कसर नहीं छोड़ी। और सबसे बड़ा सच सुन, ये पूरा सच हमको जय ने तुझे बताने से मना किया था, इसलिए आज तक तुझे कुछ नहीं बताया। पर तूने आज जो किया है न, उससे हमारा सिर शर्म से झुका दिया। माँ अपनी बात कह के चुप हो गई थी। आद्या सारा सच सुन के धम्म से जमीन पे पड़ गई थी, उसकी तो हिम्मत ही नहीं हो रही थी अब कुछ भी बोलने की। सब लोग आद्या को वही बैठा छोड़ हाल में आ गए थे। रामकिशन जी बहुत ही मंद आवाज में बोले, प्रतीक बेटा, मैं नहीं जानता अब जय आद्या को माफ करेगा कि नहीं, पर तू एक काम कर, जय को फोन लगा कर दे, मैं उससे माफी मांगूंगा, शायद वो इस बूढ़े बाप को माफ करके उसकी बेटी को भी माफ कर सकें। नहीं बाबा, हम लोगों में से कोई भी जय सर को फोन नहीं करेगा और न ही उनसे इस बारे में कोई चर्चा करेगा। वो खुद हमको इस बारे में बताना नहीं चाहते, वो तो बस आद्या को आज रात के लिए यहाँ छोड़ गए हैं, कल वो अपनी मीटिंग के बाद ले जाएंगे। ये मैंने खुद अपने कानों से सुना, वो रोहित सर को यही बोल रहे थे। बाबा प्रतीक की बात सुनकर बोले, बेटा वो नहीं बता रहे, अच्छी बात है, किंतु हम सच जानकर कैसे चुप रहे और क्या करें उनके लिए। अपनी बेटी को समझाकर अपनी गलती मानकर आगे सब ठीक करने का बोलकर हम अपने दामाद की मदद करेंगे, जानकी जी बोली। तो बाबा और प्रतीक दोनों गंभीर मुद्रा में सिर हिलाकर हाँ बोले। आद्या तो पहले से ही टूट गई थी आज दिलीप के केस पर अपने घर वालों से सारा सच सुनकर, तो उसे लग रहा था कि वो जिंदा ही क्यों है, आखिर मैं ऐसे कैसे उस फरेबी की बातों में आ गई और मृत्युंजय के गुस्से में उसके गुस्से को ही देखती रही, कभी उसके केयरिंग साइड को देख ही नहीं पाई। क्यों माना मृत्युंजय को किसी ने मेरे लिए गलत बता दिया है, शायद यही उसकी नफरत की वजह है, लेकिन अब जो भी हो, मृत्युंजय ने आज जो किया उससे साबित हो गया कि उसकी नफरत में भी प्यार है और मेरे प्यार में भी फरेब था। पर आज से मैं सारी चीजें जानने के बाद मैं अब कभी को कैसा नहीं करूंगी जिससे जय को तकलीफ हो। अब मैं सच्चे मन से मृत्युंजय को अपनाकर उसको खुश रखने की कोशिश करूंगी। और मैं अगर मृत्युंजय के आगे खुद को सही साबित करके उसको सभी के साथ प्रेम से रहना सिखाकर अपना प्रेम दिखाऊंगी, आज से मैं इस रिश्ते को सच में सच्चे मन से निभाऊंगी। आद्या मन ही मन सोचते हुए एक फैसला कर चुकी थी, अब बस उसे रात काटने का इंतजार था। बाकी सभी घर वाले आज आद्या की वजह से दुखी होकर चुपचाप अपने अपने कमरों में सोने चले गए थे। आद्या के घर में शांति के साथ साथ सबके मन में अजीब सा डर था, पता नहीं जय कहीं नाराज न हो जाए। आद्या की बेवकूफ़ी की सजा सबको न भोगनी पड़े, ऐसा सोचते सोचते सब सो गए। तारानकन 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 तारानकन। मृत्युंजय और रोहित दोनों रात भर ऑफिस में काम करते रहे, इसलिए रात में ऑफिस में ही सो गए। सुबह मृत्युंजय उठा और शावर लेने के लिए अपने प्राइवेट रूम की वॉशरूम में शावर लेने चला गया। मृत्युंजय ने शावर लेने के बाद बाहर निकलकर घड़ी में टाइम देखा और तुरंत मीटिंग रूम की तरफ चला गया, वहां से जरूरी फाइल ली और रोहित को फोन करके नीचे बुला लिया। आज की मीटिंग होटल ग्रीन वैली में होने वाली थी, इसलिए वो दोनों होटल के लिए निकल गए।
होटल ग्रीन वैली का वो हाल जहां आग बड़ी बड़ी कंपनियां आज के प्रोजेक्ट के लिए आई हुई थी। सब लोग धीरे धीरे करके आ रहे थे। मृत्युंजय की चाची और उसके चाचा भी कंपनी के बोर्ड डायरेक्टर के नाते आए हुए थे। मृत्युंजय के पापा को आज बिजनेस मीटिंग के लिए हांगकांग जाना पड़ा था। सभी लोग मीटिंग हॉल में आ चुके थे। एक एक करके सारी कंपनियों के डायरेक्टर अपने अपने ब्लूप्रिंट और टेंडर की रेट भर रहे थे। अभी तक ग्रेवाल कंपनी की बोली बहुत हाई गई थी, वाली सब नीचे ही थी। सबसे लास्ट में मृत्युंजय ने अपनी कंपनी के ब्लूप्रिंट दिखाए, उसके बाद टेंडर की रेट भरी। मृत्युंजय की कंपनी दोनों ही शर्त में सबसे आगे निकल गई थी, इसलिए ये मलेशिया की कंपनी ने मृत्युंजय की कंपनी के साथ डील पक्की कर ली। वाली सभी लोग दुखी मन से मीटिंग हॉल से बाहर निकल रहे थे। सभी लोग मृत्युंजय को बधाई दे रहे थे। मृत्युंजय की चाची भी मृत्युंजय को दिखावटी गले लगकर बधाई देती है और उसके चाचा भी। वो दोनों खुश होकर बोले, तुम डील के कागज देके आओ, हम चलते हैं। मृत्युंजय को आज सबसे बड़ा प्रोजेक्ट मिला था। सब लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। न्यूज चैनल पे भी उसका ही नाम चल रहा था। सब उसे प्रोजेक्ट मिलने की बधाई दे रहे थे, पर मृत्युंजय का मन तो अभी कल की घटना पे ही था। आद्या के बाबा और माँ सभी टीवी में मृत्युंजय को देख रहे थे। वो भी बहुत खुश थे, पर अपनी बेटी के लिए के कारण बेहद दुखी थे। आद्या को भी पता चल गया था कि मृत्युंजय को प्रोजेक्ट मिल चुका है। उसने दोनों हाथ जोड़कर ऊपर वाले को धन्यवाद दिया और खुद से बोली, मैंने जो गलती की है उसकी वजह से मैं सभी की नज़रों में गिर गई हूँ। मैंने जो किया है उसकी सजा ये है कि कोई भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। अब मृत्युंजय मुझे वापस अपने साथ लेके जाएगा तो मैं पूरे मन से अब इस रिश्ते को निभाऊंगी और उसकी जो भी गलत बहमी है उनको दूर करके उसके साथ अपनी गलती को जीवन भर जीऊंगी। अभी तक तो मैं जय के साथ नाटक कर रही थी, पर अब सच्चा रिश्ता निभाऊंगी, फिर चाहे उसके लिए मृत्युंजय की कितनी ही नफरत क्यों न झेलनी पड़े। और अगर मृत्युंजय मुझे नहीं लेने आए तो मैं अपने घर वालों के आगे अपराधी बनकर नहीं जी सकूंगी। मैं सब कुछ छोड़कर सबसे दूर चली जाऊंगी। ऐसा विचार आद्या अपने मन में कर रही थी कि तभी उसे बाहर से बातों की आवाज आ रही थी। आद्या ने रूम की खिड़की से झांक कर देखा तो अपनी लंबी चौड़ी पर्सनैलिटी के साथ मृत्युंजय बैठा हुआ था। हाल में वो आद्या के बाबा और प्रतीक भैया से बात कर रहा था। आद्या मृत्युंजय को देखकर आंखों में चमक लिए उनकी बातें सुनने लगी। बेटा जय, मुझे वैसे तो प्रतीक ने माना किया था, पर फिर भी मैं आद्या के लिए पे बहुत शर्मिंदा हूँ। वो तो प्रतीक कल आपकी ऑफिस के काम से आपके पास आ रहा था और वही आपकी आधी बात सुनकर आ गया और हमको सच पता लगा। बेटा हो सके तो हमको माफ कर देना, मेरी बेटी ने आपके साथ इतना बुरा किया। आद्या के बाबा हाथ जोड़कर बोले तो मृत्युंजय ने आगे आकर उनके हाथ पकड़ लिए और बेहद नर्म लहजे में बोला, प्लीज बाबा, आप माफी क्यों मांग रहे हो? और वैसे भी ये हम पति पत्नी के बिक का मैटर है तो कोई ना, मैं अपनी पत्नी के साथ मिलकर सॉल्व कर लूंगा, पर आप माफी न मांगो। ऐसा बोलकर मृत्युंजय ने किसी को भी इस बारे में बात करने से मना कर दिया। आद्या तो मृत्युंजय के इस साइड को देखकर वहीं बैठकर रोने लगी। वो खुद से बोली, जय मेरे माँ बाबा की कितनी इज्जत करता है और मैं उसके साथ क्या करने जा रही थी। धिक्कार है मुझ पे। ऐसा सोच सोचकर वो रो रही थी। तभी आद्या के गेट पे किसी की दस्तक हुई। सामने माँ और भाभी खड़ी थी। माँ थोड़ी गुस्से में थी, फिर भी आराम से बोली, बेटी से ज्यादा अपना तो दामाद निकला, जो इतनी बड़ी बात होने पे भी हमको बोल रहा है जैसे कोई बात ना हो, और जल्दी से अपनी बीबी को ले जाने को उतारू है। अब तुमसे ज्यादा तो क्या उम्मीद लगाऊंगा। आगे हो सके तो इस रिश्ते को ईमानदारी से निभाना, और नहीं निभा सके तो हमको लाकर जहर दे देना, फिर तू किसी के भी साथ रहना। माँ ने इतना ही बोला कि आद्या दर्द से तड़प कर बोली, माँ आप ऐसा मत बोलो, मैं अब कभी कुछ भी गलत नहीं करूँगी, प्लीज आप ऐसा मत बोलो। माँ ने भरी आंखों से आद्या को देखकर कहा, उसे जल्दी है, वो कह रहा है उसे तुझे लेकर जाना है। जल्दी क्योंकि आज कोई पार्टी है, इसमें वो तुझे लेके जाएगा, इसलिए जल्दी से तैयार होकर बाहर आ, सब वेट कर रहे हैं।
आद्या तैयार होकर सोनम भाभी के साथ हाल में आ गई थी। मृत्युंजय ने एक टेढ़ी नज़र से आद्या को देखा और बोला, बाबा माँ अब निकलना चाहिए। ऐसा बोलकर वो खड़ा हो गया। ढेरों शुभकामनाएं और हिदायतों के साथ माँ बाबा ने आद्या को मृत्युंजय के साथ भेज दिया था। आद्या और मृत्युंजय दोनों ही गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। आद्या का चेहरा कल से चिंताग्रस्त होने के कारण बिल्कुल मालिन पड़ गया था। मृत्युंजय ने तिरछी नज़र शांत बैठी आद्या देखा और बोला। आद्या और मृत्युंजय दोनों ही गाड़ी में चुपचाप बैठे हुए थे। आद्या का चेहरा कल से चिंताग्रस्त होने के कारण बिल्कुल मालिन पड़ गया था। मृत्युंजय ने तिरछी नज़र शांत बैठी आद्या देखा और बोला, ... ये चुप्पी अब किस लिए? एक टाइम था जब कहा था कि बेशक इस रिश्ते में प्यार न हो पर इतना जरूर करना कि शादी जैसे पवित्र बंधन को भरोसे के लायक तो रखना। मैंने शादी तुमसे तुम्हारी मर्जी के खिलाफ की, ये सच है। उतना ही सच ये भी है कि मैं तुमसे नफरत करता हूँ। बावजूद इसके मैंने पहली ही रात को बोल दिया था कि मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमको नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरी पत्नी हो इसी सच के साथ। पर तुमको तो शायद आदत हो चुकी है रिश्ते जल्दी बदलने की। अगर इतना ही बर्दाश्त नहीं हो रहा था तो मुझसे बोल देती। पति हूँ तुम्हारा, सारी इच्छाएं पूरी करता, पर किसी और मर्द की बाहों में जाने की तो न सोचती। कैसे भूल गई तुम ये बात कि तुम अब आद्या शर्मा नहीं आद्या मृत्युंजय राठौर हो कैसे? मृत्युंजय ने स्टीयरिंग पे जोर से मारते हुए अपने गुस्से में पूरी तरह खोलते हुए बोला। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई थीं, माथे ही नशे उभर कर बाहर आ रही थीं। मृत्युंजय के गुलाबी लब गुस्से में भभक रहे थे। पाउटिंग फायर। आद्या मृत्युंजय को देखकर कुछ न बोली, बस नजरें झुकाकर पनीली आंखों के साथ अपने पतले गुलाबी अधरों को धीरे धीरे खोलते हुए बहुत ही मायूसी के साथ उदासी से बोली, मैंने गलती की है, आप जो सजा देंगे मुझे एक्सेप्ट है। आद्या इतना ही बोल पाई, आगे कहने कुछ भी बोल पाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। उसके वर्ड उसके कंठ में ही अटक गए थे। मृत्युंजय ने उसको तिरछी नज़र से देखा और व्यंग से मुस्कुराकर बोला, सजा तो तुम अब भुगतोगी ही, पर पहले अपनी ये शकल सुधार लो। मेरी जीत की पार्टी है तो सभी लोग पार्टी में आएंगे, तुम्हारे घर वाले भी और मेरे भी। तो अपने कारनामों का दिखावा अपनी शकल पे मत करो और चुपचाप पार्टी में मृत्युंजय की खिलती हुई वाइफ की तरह एंट्री करना। होप तुम इतना तो कर ही सकोगी न। थोड़ी देर की चुप्पी के बाद वो दोनों एक बड़े से सैलून के बाहर जाकर रुके। मृत्युंजय ने आद्या को उतरने का इशारा किया और खुद गाड़ी पार्क करने चला गया। सैलून में जाते ही आद्या को वहां की ओनर से स्पेशल अटेंशन दिया। वो आद्या को लेके अंदर चले गए। दूसरी तरफ रोहित ने सारी पार्टी की तैयारी कर ली थी। आज की पार्टी बहुत ग्रैंड पार्टी थी। मृत्युंजय के अकेले की सक्सेस की पार्टी। मृत्युंजय के सभी घर वाले पार्टी में जाने के लिए निकल चुके थे। कुछ घंटे के बाद आद्या तैयार होकर बाहर आए। आज आद्या मृत्युंजय के लाए हुए कपड़े पहन कर आई थी। मृत्युंजय भी तैयार होकर आ गया था। दोनों बिना समय गवाए होटल पल वैली में पहुंच गए जहां पार्टी थी। वहां पहले से ही बहुत मीडिया थी, तो मृत्युंजय के आते ही मीडिया ने दोनों को घेर लिया और दोनों के साथ में पिक लेने लगे। मृत्युंजय ने आधा के कान में धीरे से कहा, यहाँ जितना अच्छा नाटक कर सकती हो वो करना, तुम्हारे असली टैलेंट को यहाँ दिखाना, क्योंकि लोग मृत्युंजय की वाइफ को देखने आए हैं न कि आद्या शर्मा को। आद्या ने झूठी हंसी अपने लबों पे खिलाई और सबके सामने हंसने का नाटक करते हुए पिक देने लगे। दोनों साथ में बहुत प्यारे लग रहे थे, लग ही नहीं रहा था कि ये नाटक हो। खैर मीडिया के बाद मृत्युंजय आगे बढ़ा। आद्या बेमन से आगे बढ़ी, तभी उसके आगे कनक, पुलकित और शिवाय आ गए। कनक तो आद्या को देखते ही चिल्ला कर बोली, वाओ भाभी क्या लग रही है आप, लोगों की नज़र ही नहीं हट रही। कनक की बात पे आद्या हल्के से मुस्कुरा दी। मृत्युंजय अभी कनक से कुछ कहता उससे पहले ही वहां दादी और मीरा जी आ गई। दादी दोनों को देखकर बोली,
अरे वाह मेरे बच्चों दोनों साथ में कितने प्यारे लग रहे हैं, मेरे बच्चों को किसी की नज़र न लगे। ऐसा बोलकर दादी ने नोटों की गद्दी दोनों के ऊपर फिराते हुए पास में गुजर रहे एक वेटर को दे दी। वो वेटर तो इतने पैसे खुशी से झूमे जा रहा था, मन ही मन स्माइलिंग फेस। आद्या से दादी नज़र उतार कर बोली, आद्या बेटा ये क्या बात हुई, घर में पार्टी है और घर की बहू हमको सीधा पार्टी में मिल रही है क्या बेटा? हम इतने पराए हैं कि आप अपनी स्टडी के लिए अपने मायके गईं और हमको बताया तक नहीं बेटा। आप हमारी तरफ से तो हमेशा फ्री हो, फिर भी आपने हमको बताना जरूरी नहीं समझा। आप जय को बताकर जा सकती है पर हमको नहीं, वो तो अच्छा है कम से कम हमारा पोता तो हमको बताया, वरना आप तो हमको अपना मानती नहीं। दादी ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा। राष्ट्र फेस रिलीव्ड फेस ओपन माउथ स्माइल। आद्या दादी की बात सुनकर अंदर से दुखी हो गई और वो झुकी नजरों से मृत्युंजय को देख रही थी और अपनी गर्दन नीचे करके अपनी घनी पलकों को झुकाकर बहुत महीन और पतली आवाज में बेहद दुख के साथ बोली, माफ करना दादी मुझसे गलती हो गई। ऐसा बोलते बोलते आद्या की आंखों से एक आंसू की बूंद नीचे गिर गई। आद्या अपने जज्बातों को रोकने की पूरी कोशिश कर रही थी और इस कोशिश में उसे ये भी याद नहीं रहा कि उसने मृत्युंजय का हाथ बहुत ही टाइट पकड़ लिया था। मृत्युंजय ने अपने हाथ को देखा और आधा की झुकी पलकों को वो अपना हाथ छुड़ाने वाला था, तभी दादी आधा को देखकर बोली, अरे बेटा हम तो मजाक कर रहे हैं, आप तो रोने लगी, इतनी सी बात पे आप रो क्यों रही हो? आद्या दादी के स्नेह से और ज्यादा भावुक हो रही थी पर उसका गला चौंक हो गया था, उससे कुछ भी बोला नहीं जा रहा था। तभी मृत्युंजय बोला, कई बार गलती छोटी न होकर बहुत बड़ी होती है और जिसकी भरपाई करना मुश्किल हो तो आंसू ही बाहर निकलते हैं न कि जुबान। पाउटिंग स्मर्क। ए जय ये क्या बकवास किए जा रहे हो तुम? कहीं तुमने ही तो वजह नहीं दी न हमारी बहू को रुलाने की? दादी ने आंखें दिखाते हुए कहा। हो सकता है दादी, क्योंकि कल जय भाई बहुत परेशान लग रहे थे, जब भाभी नहीं थी तो भाई ऑफिस में ही सो गए, मैंने फोन किया था इसलिए मुझे पता है, नमन ने मौका देखते हुए दबी जुबान में कहा। रिलीव्ड फेस। मृत्युंजय ने गुस्से से नमन को घूरा और बोला, जो खुद बहुत चालाक समझते हैं उनको किसी और की जरूरत नहीं पड़ती रुलाने की। और नमन जुबान का सही यूज करना सीखो, खोलो तो सही जगह खोलो और मेरे सामने तो स्पेशली। इतना कह के वो जाने लगा तो दादी गुस्से में घूर कर बोली, जय आप इसी वक्त हमारी बहू से माफी मांगो। पाउटिंग। दादी की बात पे मृत्युंजय की त्योरियां चढ़ गईं, वो गुस्से से आद्या को देखने लगा। पाउटिंग। दादी अपने दोनों हाथ बांध कर बोली, हो घूरना बंद करो, जो हमने कहा है वो करो, वरना हम अभी आपके दादू को बुलाकर सब बता देंगे कि आपने बहू को रुलाया है, और फिर भी नहीं माने तो हम लोग पार्टी से चले जाएंगे, फिर अकेले एंजॉय करना अपनी सक्सेस पार्टी। दादी ने धमकी देते हुए कहा। स्मर्क पाउटिंग। आगे का भाग नेक्स्ट वीडियो में।